वेरी स्वीट नमस्ते एंड वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन की, यानी मस्तिष्क की संरचना की। इससे पहले हम जान चुके हैं कि ब्रेन हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है, और अगर हम नर्वस सिस्टम के अंतर्गत जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन की। मैंने ब्रेन का डायग्राम पहले ही ड्रॉ कर दिया है। जैसे जैसे हम स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन को डिक्टेट करते जाएंगे, इसको एलाबोरेट करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको ये डायग्राम समझ में आने लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रेन के बारे में जानना। देखिए, ब्रेन को साइंटिफिक रूप में एनसेफेलॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनसेफेलॉन। ब्रेन को साइंटिफिक रूप में एनसेफेलॉन कहा जाता है, यानी मस्तिष्क को साइंटिफिक रूप में अगर कहा जाता है तो उसे एनसेफेलॉन कहा जाता है। अब मैं कुछ आपको फैक्ट बताता हूं ब्रेन के बारे में। देखिए, एक नॉर्मल ह्यूमन का जो ब्रेन होता है उसका वेट 1.2 केजी से 1.4 केजी के बीच में होता है, यानी 1200 से 1400 ग्राम के बीच में होता है एक नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताता हूं, दैट द मेल ब्रेन इज स्लाइटली हैवियर देन फीमेल ब्रेन। यानी जो लड़कों का ब्रेन होता है वो लड़कियों के ब्रेन से थोड़ा सा ज़्यादा भारी होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि ब्रेन के भारी होने से या हल्के होने से इंटेलिजेंस का किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं है। यानी अगर किसी का ब्रेन भारी है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति बुद्धिमान होगा ही, या बुद्धिमत्ता उसकी हाई होगी, इंटेलिजेंट होगा ही। ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि यदि जिसका ब्रेन छोटा हो या ब्रेन वेट कम हो वो कम बुद्धिमान हो। इसका किसी प्रकार से इंटेलिजेंस से कोई रिलेशन नहीं है। मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। तीसरी बात समझते हैं, जो नवजात बच्चा होता है, नवजात शिशु, उसके ब्रेन का जो वेट होता है वो 370 to 400 ग्राम, 370 से 400 ग्राम के बीच में होता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूं, हमारा जो ब्रेन होता है वो ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर कर पाने में समर्थ नहीं होता है। यानी ब्रेन कैन नॉट स्टोर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। इसके लिए अब चूंकि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो है ही है ना ब्रेन को, उसके लिए क्या होता है, ब्रेन को हर मिनट यानी प्रति मिनट 750 मिलीलीटर ब्लड का सप्लाई होता रहता है पर मिनट। यानी ब्रेन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कहाँ मिलते हैं? ब्लड से मिलते हैं। किससे मिलता है न्यूट्रिएंट्स? 750 मिलीलीटर प्रति मिनट। ब्रेन को जो आयोटा, आपने पढ़ा होगा जब हार्ट पढ़ रहे थे तो आप समझ रहे थे, उसमें से आयोटा क्या करता था, शुद्ध ब्लड को ले जाकर बॉडी के वेरियस पार्ट में ले जाता था। तो बॉडी के वेरियस पार्ट में तो मस्तिष्क भी आ गया ना, तो आयोटा इन सभी जगहों पर ब्लड को पहुंचाता था। अरे समझो, आयोटा गया, आयोटा से फिर और भी उपवाहिका निकली और वहां से पहुंच गई ब्रेन तक। समझ रहे हैं बात आप? तो 750 ml पर मिनट ब्लड रिक्वायरमेंट होता है ब्रेन के लिए। उसके बाद अगर मैं एक फैक्ट की बात करूं तो शायद मैं पिछले वीडियो में इस बताना भूल गया था नर्वस सिस्टम वाले पार्ट में। जब बच्चा मां के पेट में होता है तो सबसे पहले उसका नर्वस सिस्टम डेवलप होता है। क्या होता है? नर्वस सिस्टम डेवलप होता है। और सबसे लास्ट में रिस्पायरेटरी सिस्टम डेवलप होता है। यानी जब बच्चा मां के पेट में होता है तो सबसे पहले उस बच्चे में नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र का विकास होता है, और सबसे लास्ट में श्वसन तंत्र यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम का विकास होता है। अब हम आते हैं इस डायग्राम की तरफ। पहले इसको मिटा दें। इस डायग्राम को समझते हैं। देखो, ये ब्रेन है, आंतरिक पार्ट जो है वो ब्रेन है। उससे पहले हम समझते हैं कि उसका बाह्य भाग कैसा होता है, यानी जो ब्रेन को चारों तरफ से ढके हुए होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्रेनियम। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं क्रेनियम या स्कल। क्या कहते हैं इसको? क्रेनियम, जो कि ब्रेन को चारों ओर से घेरे हुए रहता है। क्रेनियम 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। क्रेनियम जो है, जिसको स्कल कहते हैं, वो 3 लेयर से मिलकर बना होता है। कौन कौन से वो लेयर होते हैं? जो पहली ऊपरी परत दिख रही है आपको,
उसे कहते हैं ड्यूरामीटर। क्या कहते हैं? ड्यूरामीटर। जो उसके नीचे परत पाई जा रही है उसको कहते हैं एर्कनॉइड, और जो सबसे निचली परत पाई जाती है उसको कहते हैं पायामीटर। पायामीटर यानी जो सबसे बाहरी परत है उसको क्या कहा गया? ड्यूरामीटर, ड्यूरेबल परत होती है। उसके नीचे पाई जाती है एर्कनॉइड और सबसे नीचे पाई जाती है पायामीटर। एक बात और समझिए, एर्कनॉइड और पायामीटर तथा ब्रेन कैविटी। ब्रेन कैविटी क्या है? देखो, ये जो परत दिख रही है पायामीटर, उसके बीच में और ये जो व्रिंकल संरचना दिख रही है यानी फोल्डेड संरचना दिख रही है, इसके बीच में थोड़ा थोड़ा जगह बच रहा है। आप देख लीजिए, ये जगह बच रहा है ना, ये इसको कहते हैं ब्रेन कैविटी। तो एर्कनॉइड, पायामीटर और ब्रेन कैविटी के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है। वो फ्लूइड कौन सा होता है? वो फ्लूइड होता है CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसको प्रमस्तिष्क द्रव्य कहते हैं। क्या काम होता है इसका? यह मस्तिष्क को बाह्य आघातों से इसकी सुरक्षा करता है। जैसे हृदय में पाया जा रहा था पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जा रहा था चारों तरफ, वैसे यहां पर CSF काम कर रहा है, बाह्य आघातों से मस्तिष्क की सुरक्षा करेगा ये फ्लूइड। इस फ्लूइड का और कैसे अभी कहां प्रोडक्शन होता है मैं ये भी बताता हूं आपको। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं, जो क्रेनियम होता है वो उस क्रेनियम के डेवलपमेंट का सीधा संबंध होता है ब्रेन से। यानी अगर बच्चा मां के पेट में है और उसका नर्वस सिस्टम का विकास हो रहा है तो क्रेनियम सबसे पहले नहीं बढ़ जाएगा। यानी क्रेनियम सबसे पहले नहीं बढ़ जाएगा, क्रेनियम वैसे वैसे ही बढ़ेगा जैसे जैसे ब्रेन का विकास होगा। यानी अंदर अगर ब्रेन बढ़ रहा है तो बाहर क्रेनियम भी बढ़ेगा। इसी से संबंधित दो प्रॉब्लम होती है। अगर कोई बच्चा पैदा हुआ और उसका जो ब्रेन है वो ठीक ढंग से नहीं बढ़ा, जब वो ठीक ढंग से नहीं बढ़ा होता तो क्या होता है? क्रेनियम भी छोटा हो जाता है और ब्रेन भी छोटा हो जाता है। उसको कौन सी प्रॉब्लम कहते हैं? एनसेफेलाई नामक प्रॉब्लम कहते हैं। एनेन्सेफेलाई। एनेन्सेफेलाई नामक प्रॉब्लम हो जाती है जब मस्तिष्क का विकास यानी जब ब्रेन का विकास और उसके बाहर का क्रेनियम का विकास आवश्यकता से कम रह जाता है, यानी नॉर्मल से कम हो जाता है, तब उसको हम एनसेफेलाई नामक प्रॉब्लम कहते हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर एक देख रहे हैं, छोटे से क्यूट से प्यारे से बेबी का फिगर देख रहे हैं आप। देखिए इसको क्या प्रॉब्लम है? एनसेफेलाई नामक प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके मस्तिष्क का विकास उस ढंग से नहीं हो पाया। दूसरी कंडीशन क्या होती है? कभी कभी बच्चों के दिमाग में एक्स्ट्रा पानी भर जाना कहते हैं उसको, यानी उनका मस्तिष्क का जो आकार होता है वो सामान्य से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ CSF, यानी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का एक्सेस प्रोडक्शन हो जाता है, जिससे बच्चे के मस्तिष्क का जो है आकार सामान्य से अधिक हो जाता है। और उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस। अभी जो आप चित्र देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, इसमें देखो प्यारा सा बच्चा है, क्यूट सा बेबी है। इसका ब्रेन क्या है? सामान्य आकार से ज्यादा बढ़ गया है, और उसे कौन सी प्रॉब्लम कहते हैं? हाइड्रोसेफेलस कहते हैं, या सामान्य भाषा में इसको कहते हैं दिमाग में पानी भर जाना। तो ये दो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं ब्रेन से रिलेटेड, और वो जुड़ा होता है क्रेनियम के विकास से। ठीक है, यानी ब्रेन बढ़ेगा तो क्रेनियम बढ़ेगा। बात समझ में आ गई? चलिए चलते हैं अब ब्रेन की तरफ बढ़ते हैं आगे हम। अब आते हैं, बात करते हैं ब्रेन की यानी इंसेफेलॉन की। देखो, ब्रेन को जब डिवाइड करेंगे पार्ट्स में तो इसको मोटे तौर पे 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा होता है? फॉर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, और हिंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क। तो हम एक एक को लेकर चलेंगे और डिटेल में बात करते चलेंगे। तो पहला हम बात करते हैं फॉर ब्रेन की। किसकी? फॉर ब्रेन। फॉर ब्रेन को हम हिंदी में कहते हैं अग्र मस्तिष्क। क्या कहते हैं इसको? अग्र मस्तिष्क। और इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं? प्रोजेनसेफेलॉन। क्या कहते हैं इसको? प्रोजेनसेफेलॉन। प्रोजेनसेफेलॉन कहते हैं। देखो, जो फोर ब्रेन होता है इसको कहते हैं फोर ब्रेन। बात समझो,
ये क्या है? ये फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन। फोर ब्रेन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। किस किस भाग में? एक होता है सेरिब्रम। क्या होता है ये? सेरिब्रम। दूसरा होता है डाई एनसेफेलॉन। देख लो अभी कितने सेफेलॉन आने हैं। एनसेफेलॉन, बहुत सारे एनसेफेलॉन आने वाले हैं। अभी देखो प्रोजेंसेफेलॉन हो गया, डाईएनसेफेलॉन हो गया। डाईएनसेफेलॉन को ही कहते हैं टेलेनसेफेलॉन। ओके, डाईएनसेफेलॉन को कहते हैं टेलेनसेफेलॉन। अब हम बात करते हैं सेरिब्रम की। सेरिब्रम को हिंदी में कहते हैं, शायद इसको प्रमस्तिष्क कहते हैं, हिंदी में प्रमस्तिष्क कहते हैं इसको, प्रमस्तिष्क। सेरिब्रम कहाँ होता है? देखो ये जो आपको मुड़ी हुई संरचना दिख रही है, जो मैंने डॉट डॉट कर रखा है, ये जो मुड़ी हुई फोल्डेड व्रिंकल संरचना दिख रही है, इसको कहते हैं सेरिब्रम। और ये कैसे बना होता है? ये दो हेमिस्फीयर से मिलकर बना होता है। हेमिस्फीयर किसे कहते हैं? देखो हेमिस्फीयर, कोई आप गोला लीजिए, कोई सर्कल लीजिए, उसको बीच से काट दीजिए, तो उसको एक भाग को क्या कहेंगे? हेमिस्फीयर कहेंगे, या उसको कहेंगे गोलार्ध। तो जो सेरिब्रम होता है वो दो गोलार्धों से मिलकर बना होता है। मैं आपके लिए यहां पर एक डायग्राम को ड्रा कर देता हूं जल्दी से। देखिए आप इस डायग्राम को समझने की कोशिश करिए। आप थोड़ा वो मैनेज कर लीजिएगा, एक तरफ बड़ा छोटा हो जाता है तो। देखिए ये जो है ये मैंने बनाया है ब्रेन का ऊपर से लिया हुआ चित्र। यानी ये दो हेमिस्फीयर हैं, एक गोलार्ध दूसरा गोलार्ध। तो जो सेरिब्रल होता है दो हेमिस्फीयर से मिलकर बना होता है, और उस हेमिस्फीयर को क्या कहते हैं? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। यानी राइट हेमिस्फीयर को क्या कहेंगे? राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। क्या कहेंगे इसको? राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और जो लेफ्ट वाले को क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ओके, राइट पार्ट को कहते हैं राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और लेफ्ट पार्ट को कहते हैं लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं एक कॉर्पस कैलोसम से। किससे जुड़े होते हैं? यहां देखो ये कॉर्पस कैलोसम है ना, ये एक ऐसे ब्रेन काटा गया है। अब अगर इसी के ऊपर एक दूसरा लाओ तो इस तरह बन जाएगा, यानी दूसरा हेमिस्फीयर लाकर चिपकाओ तो ये कॉर्पस कैलोसम के थ्रू आपस में जुड़ जाएंगे। इसको क्या कहते हैं? कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम के बारे में आपको और बताता हूं। इसकी जो लंबाई होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है। और एक इंटरेस्टिंग बात और, जो कॉर्पस कैलोसम है वो केवल मैमल्स में पाया जाता है, यानी केवल स्तनधारियों में पाया जाता है। लेकिन अपवाद चूंकि सब जगह होते हैं इसलिए यहां भी है। और अपवाद में एक होता है प्रोटोथेरियन। मैमल्स के अंतर्गत आते हैं प्रोटोथेरियन, जिसमें ये एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। एमसीक्यू के लिए ध्यान रखिए, प्रोटोथेरियन में जो कॉर्पस कैलोसम है वो नहीं पाया जाता है। लेकिन जो मार्सुपेल्स होते हैं, मार्सुपेल्स होते हैं, उनमें ये पुअरली डेवलप होता है, यानी होता तो है लेकिन बहुत कम। प्रोटोथेरियंस में कॉर्पस कैलोसम नहीं पाया जाता, लेकिन मार्सुपेल्स में पाया जाता है, लेकिन बहुत ही पुअरली डेवलप होता है। बात समझ में आ गई? अब मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, थोड़ा एक फैक्ट बता देता हूँ। जो सेरिब्रम है वो हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट होता है, यानी द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। ये कितना होता है? 80% होता है पूरे ब्रेन का। जो सेरिब्रम होता है, प्रमस्तिष्क होता है, ये पूरे ब्रेन का 80% होता है। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ जो ये मुड़ा हुआ है इसका क्या इंपैक्ट है? देखो ये जो मुड़ा हुआ संरचना है ऊपर से, इसको हम क्या कहते हैं? जो ऊपरी भाग है, यानी जो ब्रिंकल भाग है ऊपरी दिख रहा है, जो उभरा हुआ भाग, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गायराय। क्या कहते हैं इसको? गायराय।
और जो धंसा हुआ भाग है, ये देख रहे हैं आप, जो धंसा हुआ भाग, इसको कहते हैं हम सल्काय। क्या कहते हैं इसको? सल्काय। सर गायराय की हिंदी बताइए। गायराय की हिंदी तो फिलहाल मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ मैं हिंदी लिख जरूर दूंगा। देखो गायराय है, गायराय, तो गाय के लिए गौ माता वाला गाय लिख लीजिए आप, और राय के लिए राय साहब वाला राय लिख लीजिए, तो ये हो गया गायराय। समझ गए? तो ये गायराय किसको कहते हैं? उभरे हुए भाग को गायराय कहते हैं, और जो धंसा हुआ भाग होता है उसको सल्काय कहते हैं। जब ये धंसा हुआ भाग क्या होता है? और धंस जाता है, और डीप में चला जाता है। देखो मैं इसको मिटा के बताता हूं आपको, इसको साफ करूं पहले। जब ये धंसा हुआ भाग यानी सल्काय जो है वो और डीप में चला जाता है, जब ये और डीप में चला जाता है तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फिशर्स। क्या कहते हैं इसको? फिशर्स। अब एक बात और समझो आप, जब ये सल्काय फिशर जितना ज़्यादा धंसे होंगे, ये जितने ज़्यादा व्रिंकल और फोल्डेड होंगे, आदमी उतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। क्यों सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि जब फिशर्स ज़्यादा धंसे होंगे, सल्काय ज़्यादा धंसे होंगे, ये ज़्यादा मुड़े होंगे, तो जो आपके पास न्यूरॉन्स की एक्टिविटी है वो ज़्यादा मात्रा में होगी। और जब ज़्यादा न्यूरॉन्स, यानी जो न्यूरॉन्स कौन? जो इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, और जब ज़्यादा तेज़ी से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो ज़्यादा चीज़ आप रिएक्ट कर पाएंगे, यानी आप ज़्यादा इंटेलिजेंट कहलाएंगे। तो जब फिशर्स जितने ज़्यादा अंदर धंसे होते हैं, सल्काय जितनी ज़्यादा अंदर धंसे होती है, जितनी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, आदमी उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट कहलाता है। अब आप फिशर्स के आगे बढ़ते हैं। देखो फिशर ने क्या किया, इसने सेरिब्रम को 4 मोटे मोटे भागों में बांट दिया। कौन कौन से मोटे भाग? उस भाग को कहते हैं लोब्स। 4 मोटे मोटे लोब्स में बांट दिए। कौन कौन से? पहला लोब जो बांटा उसको कहते हैं फ्रंटल लोब। क्या कहते हैं उसको? फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब, ये जो आगे का पार्ट आपको दिख रहा है इसको कहते हैं फ्रंटल लोब। ओके, दूसरा पार्ट कौन सा बांटा? पैराइटल लोब। पैराइटल लोब। पैराइटल लोब कौन सा है? ये आपको दिख रहा है यहां पर, ये पैराइटल लोब है। मैं लिखूंगा नहीं, मैं केवल आपको दिखा रहा हूं। ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, इसे कहते हैं पैराइटल लोब। तीसरा कौन सा बांटा? टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब। और चौथा कौन सा बांटा? मैं कहां लिख दूं इसको? अभी लिखते हैं इसको मिटाने के बाद। टेम्पोरल लोब बांटा। ठीक है, यहां टेम्पोरल लोब पाया जाता है यहां पे। और जो चौथा बांटा यहीं पे लिखता हूं मैं इसको कहते हैं ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब। अब देखो ये जितने लोब होते हैं, चाहे वो फ्रंटल लोब हो, पैराइटल लोब हो, टेम्पोरल लोब हो या ऑक्सीपिटल लोब हो, ये सब आगे जाकर एरियाज में बढ़ जाते हैं। तो जो फ्रंटल लोब है उसमें 4 एरिया बढ़ जाते हैं। कौन कौन से? प्री मोटर एरिया। प्री मोटर एरिया क्या करता है? ये हमारे इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, यानी अनैच्छिक क्रियाओं को। मोटर एरिया ये क्या करता है? ये हमारे वॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, यानी ऐच्छिक क्रिया को। तीसरा होता है ब्रोकाज एरिया। ब्रोकाज एरिया क्या करता है? ये स्पीच को कंट्रोल करता है। और लास्ट होता है इसमें एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया ये क्या करता है? ये हमारे ब्रेन में स्टोरेज को और इंटरप्रिटेशन को मैनेज करता है, यानी इंटरप्रिटेट करने का काम जो है ये एसोसिएशन एरिया के द्वारा होता है। यानी जो फ्रंटल लोब है उसको हम 4 भागों में बांटते हैं: प्री मोटर एरिया, ब्रोकाज एरिया और एसोसिएशन एरिया। प्री मोटर एरिया क्या करता है? हमारी अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। मोटर एरिया हमारी ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। ब्रोकाज एरिया हमारे स्पीच को कंट्रोल करता है। और एसोसिएशन एरिया जो है वो हमारे स्टोरेज और इंटरप्रिटेशन को मैनेज करता है। उसके बाद आते हैं पैराइटल लोब में। पैराइटल लोब यहाँ पे, पैराइटल लोब को 2 भागों में बांटा गया है। एक पाया जाता है इसमें गस्टेटरी एरिया, और दूसरा इसमें पाया जाता है गस्टेटरी एरिया के साथ इसमें दूसरा पाया जाता है कौन सा? सोमेस्थेटिक एरिया। सोमेस्थेटिक एरिया। गैस्टेटरी एरिया क्या कंट्रोल करता है? ये टेस्ट को कंट्रोल करता है। और जो सोमेस्थेटिक एरिया ये टेम्परेचर, टच, कोल्ड, इन सबको कंट्रोल कर, पेन का कंट्रोल करने का काम क्या करता है? सोमेस्थेटिक एरिया इन सबको देखता है। फिर आते हैं टेम्पोरल लोब में।
तो टेम्पोरल लोब में इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, एरिया को हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? एक होता है वरिंनिकेज एरिया, एक होता है ऑल्फैक्टरी एरिया, और एक होता है इसमें ऑडिटरी एरिया। यानी जो वेंकेल्स एरिया है वो स्पीच को कंट्रोल करता है, ऑल्फैक्टरी एरिया जो है वो स्मेल को कंट्रोल करता है, और ऑडिटरी एरिया आपकी हियरिंग को, सुनने को कंट्रोल करता है। फिर लास्ट में आता है ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब यहां पाया जाता है। ऑक्सीपिटल लोब क्या करता है? इसमें विजन एरिया पाया जाता है। क्या होता है? विजन एरिया। विजन एरिया का काम क्या होता है? विजन को कंट्रोल करना, यानी देखने को कंट्रोल करता है आपका ऑक्सीपिटल लोब। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा चारों लोब के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं हम डाइएन्सेफेलॉन की तरफ। डाइएन्सेफेलॉन, डाइएन्सेफेलॉन जिसको हम टेलेनसेफेलॉन भी कहते हैं, डाइएन्सेफेलॉन जिसको हम टेलेनसेफेलॉन भी कहते हैं, ये क्या होता है? ये जो फोर ब्रेन होता है जैसे उसके पीछे पाया जाता है, देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं डाइएन्सेफेलॉन, इसको कहते हैं डाइएन्सेफेलॉन। ये फोर ब्रेन के पीछे पाया जाता है, या ये सेरिब्रल जो सेरिब्रम होता है उसके नीचे पाया जाता है। डाइएन्सेफेलॉन जो है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। किस किस चीज से? पहला होता है एपिथैलेमस, दूसरा होता है थैलेमस, और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। बात समझिए, जो एपिथैलेमस होता है, एपिथैलेमस पाया जाता है यहां पे। एपिथैलेमस को क्या कहते हैं आप समझ रहे हैं? एपिथैलेमस को कहते हैं हम द रूफ ऑफ द डाइएन्सेफेलॉन। इसको क्या कहते हैं? हम डाइएन्सेफेलॉन की छत कहते हैं एपिथैलेमस को। एपिथैलेमस को हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, लॉजिकल क्लॉक ऑफ आवर बॉडी कहते हैं, या इसको आत्मा की गद्दी या सीट ऑफ सोल कहते हैं, सीट ऑफ सोल। देखो, बायोलॉजिकल क्लॉक क्यों कहते हैं हम एपिथैलेमस को? डाइएन्सेफेलॉन के रूफ को हम बायोलॉजिकल क्लॉक क्यों कहते हैं, सीट ऑफ सोल क्यों कहते हैं? क्यों कि इसमें 2 तरह के हार्मोन का स्राव होता है। कौन कौन से हार्मोन है वो? पहला हार्मोन है मिलेटोनिन, और दूसरा है सेरोटोनिन। मिलेटोनिन जो है वो डार्कनेस में निकलता है, यानी अंधेरे में स्रावित होता है। किस में स्रावित होता है ये? अंधेरे में। अंधेरा जब होगा तब मिलेटोनिन स्रावित होगा, और जब उजाला होगा यानी लाइट में क्या स्रावित होता है? सेरोटोनिन, यानी इन द लाइट। इसीलिए एपिथैलेमस को हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं थैलेमस की, तो थैलेमस को हम डाइएन्सेफेलॉन की दीवारें कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइएन्सेफेलॉन की दीवारें कहते हैं हम थैलेमस को। थैलेमस क्या कंट्रोल करता है? ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेता है, जैसे टच को, कोल्ड, हीट, यानी सेंसरी इंफॉर्मेशन को थैलेमस कंट्रोल करता है। और फिर जब हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है इसका। हाइपोथैलेमस क्या करता है? हमारी बॉडी में भूख, प्यास, घृणा, उत्साह, प्यार, मोहब्बत, ये सारा कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस करता है। यानी हाइपोथैलेमस आपके मन स्थिति को कंट्रोल करता है। बदनाम फर्जी का दिल होता है, कहते नहीं कोई, आपने कभी सुना होगा, आपने कभी सुना है क्या कि मेरा हाइपोथैलेमस आज बहुत उदास है? बिल्कुल नहीं, लोग कहते हैं मेरा दिल उदास है। कभी किसी से आपने सुना कि मेरा हाइपोथैलेमस टूट गया? बिल्कुल नहीं, मेरा दिल टूट गया। तो करता हाइपोथैलेमस है, लेकिन बदनाम होता है दिल। यानी बदनामी कौन ले रहा है? दिल ले रहा है, हार्ट ले रहा है, और काम कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। इसीलिए कहते हैं कि जो दिल होता है वो हमेशा बेवकूफ़ होता है, कभी भी दिल की नहीं सुननी चाहिए, सुनिए हमेशा हाइपोथैलेमस और अपने दिमाग की। यानी क्यों दिल बेवकूफ़ होता है? अरे भाई कर कोई और रहा है, बदनाम तुम हो रहे हो, फर्जी ही तो है, बेवकूफ़ हो तभी तो बदनाम हो रहे हो। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? हमारी बॉडी में घृणा, उत्साह, प्यार, मोहब्बत, भूख, प्यास, इन सबको कंट्रोल करता है। साथ में टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। इसमें थर्मो रेगुलेटरी सेंटर भी पाया जाता है। कब पसीना स्रावित होना हमारी बॉडी से, कब नहीं होना, ये कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। साथ में ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा होता है, पिट्यूटरी
ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं, ये उससे जुड़ा होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, हमारी बॉडी में जितने अन्य ग्लैंड्स हैं और जो हार्मोन का सिक्रेटिंग करती हैं उनको ये कंट्रोल करती है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ओके, तो ये हो गया आपका हाइपोथैलेमस के बारे में। अब हम आते हैं अगले ब्रेन के नेक्स्ट पार्ट पे। कौन सा पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मिड ब्रेन। ओके, चलिए मिड ब्रेन पे चलते हैं। सेकंड पार्ट, पहला पार्ट आपको समझ में आया, फोर ब्रेन समझ में आ गया, बहुत अच्छे। दूसरा पार्ट है ब्रेन का मिड ब्रेन, इसको कहते हैं हम मध्य मस्तिष्क, या इसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर कहें तो इसको मेसेनसेफेलॉन कहते हैं, मेसेनसेफेलॉन। देखो मेसेनसेफेलॉन या मिड ब्रेन, मिड ब्रेन क्या होता है, ये मिड ब्रेन। मिड ब्रेन दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहले तो आप जान लो मिड ब्रेन की स्थिति क्या होती है, ये जो फोर ब्रेन होता है उसके बाद में और हिंड ब्रेन के पहले यानी बीच में पाया जाता है। दूसरा मिड ब्रेन क्या करती है, ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने का काम कौन करती है, मिड ब्रेन करती है। ये दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। कौन सी दो चीजें होती हैं, पहला होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या होता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और दूसरा होता है सेरिब्रल पेंडुन्सीज। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो होता है उससे ऑप्टिक नर्व निकलकर आपके नेत्र तक जाती हैं, यानी जो दृष्टि तंत्रिकाएं हैं वो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना से निकलकर आपके नेत्र तक जाती हैं और देखने में सहायता करती हैं। यानी मोटे तौर पर अगर मैं कहूं तो जो मिड ब्रेन होगा उसका दो बहुत बड़े बड़े काम होंगे। एक होता है रिफ्लेक्स मूवमेंट, एक क्या होता है, रिफ्लेक्स मूवमेंट, और दूसरा होता है विजन का काम। यानी मिड ब्रेन क्या करता है, सपोज आप भीड़ में जा रहे हैं, आप भीड़ में जा रहे हैं, किसी ने आपको पीछे से बुलाया, ओ लाल शर्ट वाले भैया। आप भीड़ में जा रहे हैं, किसी ने आपको पीछे से बुलाया, ओ लाल शर्ट वाले भैया सुनिए। आपका मिड ब्रेन ने बताया और विजन यानी ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के थ्रू आपने देखा कि हाँ लाल शर्ट मैंने पहन रखी है, और आपका रिफ्लेक्स मूवमेंट के थ्रू आप पीछे घूमे और उससे पूछे जी भैया बताइए। उसने कहा नहीं नहीं मैं आपको नहीं बुला रहा हूँ, अरे भीड़ में आप ही थोड़ी लाल शर्ट पहने हैं। तो आप बेवकूफ़ बन गए, आप उल्लू बन गए। तो जब आगे बढ़िए तो जीवन में कम से कम कोशिश करिए कि हम पीछे देखें, कम से कम कोशिश करिए कि हम अपने जीवन में भी पीछे देखें, और जब आगे जा रहे हैं तो आगे चलें, वहीं हम उल्लू बन जाएंगे। तो ये हो गई मिड ब्रेन की बात। उसके बाद हम बात करते हैं हिंड ब्रेन की, काफ़ी इंपॉर्टेंट भाग है ये भी, तीसरा भाग है और अंतिम भाग है ब्रेन का। इसको कहते हैं हिंड ब्रेन। क्या कहते हैं, हिंड ब्रेन, या इसको कहते हैं अनुमस्तिष्क, या इसको कहते हैं पश्चिम मस्तिष्क, और इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं रोम्बेनसेफेलॉन। रोम्बेनसेफेलॉन। देखो जो हिंड ब्रेन होता है, जाहिर सी बात हो मस्तिष्क में सबसे पिछले भाग में पाया जाता है, इसलिए पश्चिम मस्तिष्क कहा जाता है। यह बना होता है दो चीजों से, किससे किससे, मेलेनसेफेलॉन, मेलेनसेफेलॉन और माइलिनसेफेलॉन। जो मेलेनसेफेलॉन होता है वो फर्दर दो भागों में डिवाइड होता है। कौन कौन सा होता है वो होता है सेरिबेलम, और दूसरा होता है पोन्स, PONS, पोन्स। और जो माइलिनसेफेलॉन है इसी को हम कहते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा। क्या कहते हैं इसको, मेडुला ऑब्लंगेटा। अब बात समझते हैं
सेरिबेलम के बारे में। जो सेरिबेलम है ये, इसको कहते हैं सेरिबेलम। जो आपको दिख रहा है ये इसमें कौन सा मैटर भरा होता है, वाइट मैटर भरा होता है, और इसको लाइफ, ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं। इसको कहते हैं हम सेरिबेलम। क्या कहते हैं? सेरिबेलम। सेरिबेलम को हम अपने मस्तिष्क में लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको स्मॉल ब्रेन या लिटिल ब्रेन, स्मॉल ब्रेन। सेरिबेलम का काम क्या होता है? सेरिबेलम हमारी बॉडी में बैलेंस क्या करती है? बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करती है। यानी बैलेंस बनाए रखने का काम सेरिबेलम करती है। यानी जो बाबा रामदेव जी कहते हैं ना, करो करो करने से होता है, करो करो करने से होता, तो उसे कौन करता है? उसे सेरिबेलम करता है। कौन करता है? उसे सेरिबेलम करता है। यानी योगा करते हैं तो बैलेंस बनाना होता है, वो वहां पर मैनेजमेंट कौन देखता है? सेरिबेलम देखता है। दौड़ते हैं, कूदते हैं, भागते हैं, उन सबको मैनेज कौन करता है? सेरिबेलम करता है। बात जब मैं पोन्स की करूं तो पोन्स ब्रिज का काम करता है, BRIDGE, ब्रिज। ब्रिज का काम करता है किसके बीच में? सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा के बीच में। सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा के बीच में ये ब्रिज का काम करता है। इसको कहते हैं पोन्स। देखो यहां पे इसको कहते हैं पोन्स। साथ में ये क्या करता है? हमारे स्लीप को कंट्रोल करता है और ब्रीथिंग पैटर्न को कंट्रोल करता है। अब आते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा की बात करते हैं। तो यहां पर पाया जाता है मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करता है? ये हमारी बॉडी में अनकॉन्शियस एक्टिविटी को मैनेज करता है। ये हमारी बॉडी में क्या करता है? अनकॉन्शियस एक्टिविटी, जैसे हार्ट रेट, रिस्पायरेटरी रेट, पिपिलरी मूवमेंट, जैसे कि मैंने अनकॉन्शियस एक्टिविटी के बारे में बताया था, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के अंतर्गत। आप समझ रहे हैं ये जो अभी आपने पढ़ा क्रेनियम, ये क्या ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर की चीज है, उसको किस में लेकर आएंगे हम? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बीच। जो मेडुला ऑब्लंगेटा है वो क्या करेगा? आपके अनकॉन्शियस एक्शन को संभालेगा। यानी ये किसके अंतर्गत आ जाता है? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के अंतर्गत। तो आई थिंक आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा कि क्या, कैसे और किस में होता है। देखो एक चीज और बात समझ लो, यहाँ पर ये जो इतना पार्ट है इसको हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम क्या होता है? जिस पर ये पूरा मस्तिष्क रखा हुआ होता है। ब्रेन स्टेम क्या होता है? जिस पर ये पूरा मस्तिष्क रखा हुआ होता है। और ये मेडुला ऑब्लंगेटा ब्रेन स्टेम का ही, पोन्स ब्रेन स्टेम का ही एक पार्ट है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी केयरफुल, बाय बाय।